हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, अगर आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया है या फिर आप भरने वाले हैं 1 से 2 दिन में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाखों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद या तो जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। उसमें छोटी सी गलती होती है, वो गलती आपको नहीं करनी है। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ या जो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, केवल एनटीपीसी पे लागू नहीं होता है। रेलवे का अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है, एएलपी टेक्नीशियन, जेई या उसके बाद आप ग्रुप डी भरने वाले हैं, तो सभी में ये एप्लीकेबल होता है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, अदरवाइज या तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा हमेशा की तरह, और पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगर आप लोग भी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में कई सारी बुक्स देखने के बाद आज आपके लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूं, जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है। गाइड के रूप में ये बुक आई है, सेकंड एडिशन है। यहाँ पर आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और जीएस के सभी टॉपिक्स को थ्योरी के फॉर्म में कवर किया गया है। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। साथ ही 2016, 17, 2021, 22 स्टेज 1 और स्टेज 2 के सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में मिल जाते हैं। इस बुक से आप लोग एनटीपीसी के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही अगर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट की तलाश में हैं तो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से ही प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का यूज आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 33 सॉल्व पेपर मिलते हैं। 28 सॉल्व पेपर आपके स्टेज 1 के हैं, 20 सॉल्व पेपर 2016 के हैं, 8 सॉल्व पेपर 2019 के हैं और 5 सॉल्व पेपर आपके 2017 और 22 के हैं। कहने का मतलब है कि 2021-22 के जितने एग्जाम्स हुए हैं या फिर 2016-17 के जितने एग्जाम्स हुए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। ये वाली बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाती है। इन बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस डॉक्यूमेंट के ना होने से आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं। नंबर 1 पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका 10th का सर्टिफिकेट है या 10th की आप मार्कशीट कह सकते हैं। देखो, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो रेलवे का और उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो, तो जो आपने फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी, यानी कि जो आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट है उसमें जो जो जानकारी लिखी गई है, उस जानकारी को 10th की मार्कशीट से वेरीफाई किया जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन वगैरह मैटर नहीं करती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम दी है, वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच की जाएगी। आपके फादर का नाम, ठीक है, आपका जो नाम की स्पेलिंग है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच की जाएगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, फॉर्म भरते टाइम कई बार आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गलती हो जाती है। इस तरह की कोई भी जो मिस्टेक है अगर वो आपने की है, तो फॉर्म मॉडिफिकेशन का जब आपको मौका मिलेगा एनटीपीसी में, तो उसको सही कर लेना, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आता है आपका आधार कार्ड। अभी आधार कार्ड का मैटर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कर रहे हैं फॉर्म भरते टाइम, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड से अपने फॉर्म को वेरीफाई कर लेंगे तो जिस टाइम पर आप एग्जाम देने जाएंगे तो बिल्कुल आपकी फ्लुएंटली वहाँ पर एंट्री हो जाएगी, आराम से आपकी एंट्री होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिंगरप्रिंट लगती है, आपका डाटा खुल जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड से फॉर्म भर रहे हैं उनको आगे जाके दिक्कत आएगी। तो आप लोग आधार वेरिफिकेशन जरूर करें। साथ ही आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के सेम होना चाहिए, फादर नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपका एड्रेस भी फिर आधार कार्ड से ही लिया जाएगा। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रॉपर सही होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया आधार कार्ड और जो 10th की मार्कशीट, इसके कारण आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होता है। अगर कोई गलती है आधार कार्ड में या 10th की मार्कशीट में, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका एग्जाम भी हो जाए। इनसे तो प्रॉब्लम आएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी है जिनसे आपको एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, अभी एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में और इसमें ये बताया गया था कि मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन रद्द हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट भी है, इसको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फोटो और साइन की वजह से होते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत आती है? देखो, फोटो मांगती है रेलवे वाइट बैकग्राउंड के साथ, क्लियर आपका फेस होना चाहिए बिल्कुल फ्रंट से, ठीक है ना, और जो आपका फोटो का प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। फेस का ऐसा नहीं है कि फेस से नीचे का बहुत सारा बॉडी पार्ट आपने ले रखा है, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में जैसा पासपोर्ट साइज फोटो बनता है वो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ, क्लियर फेस, माथे पर बाल नहीं, चश्मा नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके कारण स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, साइन आपके बिल्कुल रनिंग हैंडराइटिंग में इस तरह से होने चाहिए, कैपिटल लेटर स्टार्टिंग होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल लेटर। तो ये कुछ यहाँ पर आपके
फॉर्मेट होते हैं जिनमें अगर आप लोग साइन और फोटो करते हैं तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो और साइन का फॉर्म भरते टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला हमारा डॉक्यूमेंट है, 4th नंबर का डॉक्यूमेंट आप इसको कह सकते हैं कास्ट का सर्टिफिकेट। ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है ओबीसी एनसीएल वालों को। ओबीसी में 2 लेयर होती हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, बेसिकली जो क्रीमी लेयर होते हैं वो तो एक तरह से जर्नली बन जाते हैं, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं वो ओबीसी में काउंट होते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट रेलवे मांगता है सेंटर फॉर्मेट का। आराम से बन जाता है, आपकी कोर्ट कचहरी में, तहसील में आराम से बन जाता है, जाके ऑनलाइन मोड में बनता है, 3 से 4 दिन में बन जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है जो हर साल रिन्यू होती है, इसलिए 1 साल इसकी वैलिडिटी रहती है। अब फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास 1 साल से पुराना है तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले कि आप नया बनवा लीजिए, और लास्ट डेट से पहले नया बनवा के उससे फॉर्म अप्लाई कीजिए। 1% अगर आपका नहीं बन पाता है किसी कारण से, तो आप पुराना, यानी कि जो 1 साल से पुराना ओबीसी एनसीएल है, उससे ही आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एफिडेविट लगा के आपको नया सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो SC ST का मांगा जाता है, तो वो आपका किसी भी ईयर का हो, मतलब कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, बट सेंटर फॉर्मेट में रेलवे मांगता है, तो वो भी आपको बनवा लेना है। इस सर्टिफिकेट के बिना भी लास्ट टाइम काफी दिक्कत जो है वो ज्वाइनिंग में स्टूडेंट को आई थी, तो इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका मोबाइल नंबर और साथ में आपकी ईमेल आईडी। देखो, जो आपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि जो अकाउंट बनाया है रेलवे की वेबसाइट पर, वो मोबाइल नंबर जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है उसको एक्टिव रखना है। सारे अपडेट्स उसी पे आते हैं। साथ ही जो ईमेल आईडी आपने यूज़ की है उस ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत केसेस में देखा जाता है कि जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो बंद हो जाती है, पासवर्ड भूल जाते हैं। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। अपना कहीं भी लिख के रख लो ईमेल आईडी, पासवर्ड, साथ में ये मोबाइल नंबर, कम से कम ज्वाइनिंग तक आपको जो है एक्टिव रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, जो बैंक अकाउंट आप लोग देंगे वो बैंक अकाउंट आपको अपना ही देना है। जिस साइबर कैफे से फॉर्म भरा रहे हैं उसका बैंक अकाउंट नहीं देना है, अदरवाइज जो रेलवे का रिफंड आता है वो उसी के अकाउंट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो बैंक अकाउंट आपको अपना देना है। और उसके बाद लास्टली एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, जो है ईबीसी को लेकर। देखो, फॉर्म भरते टाइम ना एक ऑप्शन मिलता है ईबीसी का। ईबीसी मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अब इस पे अगर आप लोग टिक कर देते हैं, जैसे 500 रुपये फीस है तो आपकी फीस आधी हो जाएगी, 250 रुपये हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, फीस कंसेशन लेने के लिए ईबीसी पे क्लिक कर देते हैं। स्पेशली नए स्टूडेंट ही गलती करेंगे जिन्होंने पहले कभी रेलवे का एग्जाम नहीं दिया है। अब ईबीसी पे टिक करके क्या होगा, उससे आपको फीस का कंसेशन तो मिल जाएगा, लेकिन और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप यूआर में है तो यूआर में ही रहेंगे, ओबीसी में है तो ओबीसी में रहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर आप ईबीसी सेलेक्ट करते हैं तो फिर 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपको डीवी के टाइम पर देना होता है, और 50,000 से कम का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं, 2018 जिस वाली ग्रुप डी में मैंने एग्जाम देके सेलेक्ट हुआ था, उसमें मेरे साथ ही एक स्टूडेंट था जिसके साथ ये प्रॉब्लम आई थी। उसने ईबीसी से फीस कंसेशन ले रखा था 250 रुपये का, वो सेलेक्ट भी हो गया सारी चीज़ों, लेकिन उसका 50,000 से कम का जो है वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो गया था। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये शायद ही कोई आपको बताएगा। वैसे तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है नोटिफिकेशन में है, लेकिन ये अंदर की बातें हैं कि कहाँ से आप लोग जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आपको मिला होगा। ये प्रिंट आउट संभाल के रखना। जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे सेलेक्ट होने के बाद, सबसे पहले आप लोग से वो यही मांगेंगे कि वो फॉर्म दिखाओ जो आपने भरा था। उसके साथ आपकी फी रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन नंबर होता है। ठीक है, तो ये प्रिंट आउट भी संभाल के रखना। उसके अलावा एक और मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसका जो आपका एडमिट कार्ड है उसका हाफ पोर्शन आपको मिलता है एग्जाम देने के बाद, वो हाफ पोर्शन भी आपको संभाल के रखना है, अदरवाइज इसमें भी आपको दिक्कत आएंगी। ये एक्चुअल दिक्कतें मैंने आपको बताई हैं जो स्टूडेंट को फेस करने को मिलती है। आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प यू, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।